हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज के सेशन में हम RS रूहीकर वर्सेस एम्परर 1935 स्टडी करेंगे, जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सेक्शन 17 से रिलेटेड है। तो चलिए अब केस को शुरू करने से पहले सेक्शन 17 को समझ लेते हैं। सेक्शन 17 ट्रेड डिस्प्यूट के दौरान हो रही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। ये एक क्रिमिनल इम्यूनिटी है जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऑफिसर्स और मेंबर्स को मिलती है। ये इम्यूनिटी कब मिलती है? जब ट्रेड यूनियन के ऑफिसर्स और मेंबर्स एग्रीमेंट करते हैं कॉन्स्पिरेसी का, वो भी ट्रेड यूनियन एक्ट के सेक्शन 15 में स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल कराने के लिए, ना कि कोई ऑफेंस को कमिट करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें सेक्शन 17 के अंडर में प्रोटेक्शन मिलती है। यानी कि अगर कोई एक्ट, एग्रीमेंट या कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस के पर्पज से हुई है तो वहाँ पे सेक्शन 17 प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, क्योंकि पूरा केस इसी पॉइंट पे बेस्ड है। तो चलिए अब हम केस के फैक्ट्स देखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसे सेशंस लाने का। तो चलिए अब देखते हैं केस के फैक्ट्स। RS रूहीकर नागपुर टेक्सटाइल यूनियन के प्रेसिडेंट स्ट्राइक कर देते हैं एम्प्रेस मिल नागपुर के अगेंस्ट अपनी कुछ कंडीशंस फुलफिल कराने के लिए, जिन कंडीशंस को फुलफिल कराने का वादा एम्प्रेस मिल नागपुर ने पहले की गई स्ट्राइक के सेटलमेंट में किया था। इस स्ट्राइक को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए अपीलेंट अपने स्पीचेस के थ्रू पिकेटिंग को इनोग्रेट करने के लिए कहते हैं, और उसी के रिजल्ट में जो इनके मेंबर्स हैं वो पिकेटिंग को इनोग्रेट कर देते हैं। पिकेटिंग में वो अब जो वर्कर्स हैं उनको इंडस्ट्री में जाने से रोकते हैं, ताकि इंडस्ट्री का काम डिस्टर्ब हो और वो वर्कर्स इनकी स्ट्राइक में शामिल हो। इसी पिकेटिंग के दौरान 2 महिला पिकेटर अपीलेंट के पास जाती है कंप्लेन करते हुए पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमारे साथ हरासमेंट की है जब हम पिकेटिंग कर रहे थे। इसी के रिजल्ट में अपीलेंट अपनी वाइफ को मेल के गेट के सामने खड़ा कर देते, ये कहते हुए कि अगर कोई भी हमारी स्ट्राइक में इंटरफेयर हो तो आप चप्पल से मारना। इन सब के बाद में अपीलेंट के ऊपर कई सारे चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन उनमें से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में जो सेक्शन 7 है उसके अंडर में जो चार्ज लगता है वो प्रूव हो जाता है। वो चार्ज होता है पिकेटिंग के ऑफेंस को अबेट करने के लिए, क्योंकि जो वर्कर्स था उनका लॉफुल राइट था इंडस्ट्री में जाना, और उससे उन्होंने रोकने के लिए मोटिवेट किया। तो इस वजह से उन पर ये ऑफेंस का चार्ज लगता है और ये ऑफेंस का चार्ज प्रूव भी हो जाता है, जिस वजह से जो अपीलेंट है वो रिविजन पिटिशन फाइल करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अपीलेंट के क्या कंटेंशंस होते हैं इस रिवीजन पिटीशन को फाइल करने के, यानी कि किन आधारों पे वो अपीलेंट रिवीजन पिटीशन फाइल किए हैं। पहला, अपीलेंट जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट है और ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए उन्होंने स्ट्राइक की, इस वजह से उनको सेक्शन 17 के अंडर में बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा, जो क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ है उनको जब अपीलेंट ने एनालाइज किया तो उनको ऐसा लगा कि जो सेक्शन 7 है उसके जब उन्होंने ऑब्जेक्ट्स और रीजंस देखे तो उन्हें ऐसा अज्यूम हुआ कि सेक्शन 17 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने 2 रीजंस बताए। पहला, सेक्शन 7 जिस ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था वो ऑर्डिनेंस पर्टिकुलरली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉम्बैट करने के लिए आया था। दूसरा, सेक्शन 7 अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए यूज होता है, ना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रोकने के लिए। तो यही जो 2 है वो अपीलेंट के पॉइंट्स रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कोर्ट की इस पे रीजनिंग क्या होती है। कोर्ट की रीजनिंग को देखने से पहले हम इश्यूज देख लेते हैं कि कोर्ट के सामने क्या इशू रेज होते हैं। तो कोर्ट के सामने मेनली 2 इश्यूज रेज होते हैं। पहला, क्या कोर्ट का डिसीजन सही था जो कि अपीलेंट के अगेंस्ट लिया गया। दूसरा, क्या अपीलेंट को सेक्शन 17 में इम्यूनिटी मिलेगी। तो चलिए अब जो यहाँ पे कोर्ट है उनकी रीजनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट सदानंद गिर वर्सेस वासुदेव गिर को रिफ़र करती है और उसको रिफ़र करते हुए बोलती है कि कोई भी एक्ट जो कि एम्बिगुअस है या अनक्लियर है तो उन्हीं एक्ट को समझने के लिए हमें एक्ट के ऑब्जेक्ट और रीजंस देखने होते हैं। लेकिन जो सेक्शन 7 है वो एम्बिगुअस नहीं है, वो अनक्लियर नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में उसमें लिखा गया है, इसलिए वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट और रीजंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सेक्शन 17 की यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट किए जाने वाले एक्टिविटीज़ के खिलाफ भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में भी यूज़ में ली जा सकती है। तीसरा, अगर लेजिस्लेचर का सेक्शन 7 को एक्सक्लूड करने का कोई भी इरादा होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से तो वो एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को मेंशन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
एट लास्ट कोर्ट सेक्शन 17 को कंसिडर करते हुए बोलती है कि जो सेक्शन 17 है ट्रेड यूनियन एक्ट का, वो सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस में लगता है और यहाँ पे प्रेजेंट केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है। इस वजह से जो अपीलियन की अपील है कोर्ट डिसमिस कर देती है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको उन्होंने काम से जाने से रोका, यानी कि पिकेटिंग को अबेट करने का ऑफेंस किया है, ना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस केस में क्लैरिटी हुई होगी। तो और ऐसे सेशंस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।